हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षक की बहाली होने जा रही है, तो उसके लिए मैंने मेरे चैनल का नाम जो है सक्सेस योर लाइफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस पे स्पेशली बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सभी विषयों का नोट्स वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी कम समय में, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। और वैसा नोट्स जो कि एक पेड क्लास में मिलता है, वैसे नोट्स को मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ, और वो भी कम समय में। तो मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और इन चीज़ों को आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी लोग निकल जाएं, है ना, सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उसी को ध्यान में रख करके इन सारे नोट्स को मैं ला रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जितने कम समय में सारा नोट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप मेरी प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सभी सब्जेक्ट से आपको नोट्स वहाँ पे उपलब्ध है और उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करते हैं जीएस यानी ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम अर्थ एज ए प्लैनेट यानी पृथ्वी एक ग्रह के रूप में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र जैवमंडल है। पृथ्वी जो है हमारा मात्र एक जैवमंडल है। तब हम बात करते हैं जैवमंडल के घटक के बारे में बात करते हैं। इसके घटक की बात करें तो वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और जल मंडल हो गया। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में गैसें आ जाती हैं, जल, वाष्प, धूल कण आदि ये सब आते हैं वायुमंडल में। स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल में मिट्टी, चट्टान, खनिज ये सब आते हैं। अगर हम जल मंडल की बात करें तो जल मंडल में गाद हो गया और साद हो गया, सामुद्रिक खनिज हो गया, ये सभी इसमें आते हैं, किसमें, जल मंडल में। और ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल की बात किए तो ये सभी अजैविक घटक हैं। कौन से? अजैविक घटक है। और जैवमंडल के दो घटक होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो अजैविक घटक वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल और जल मंडल। और इसमें क्या क्या आते हैं वो आप लोगों को हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक में पेड़ पौधे यानी पादप आ जाते हैं, जो कि स्वपोषी होते हैं, जीव जंतु आते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके। एक नंबर में जैसे उत्पादक होते हैं, उत्पादक पेड़ पौधों को कहते हैं। प्राथमिक तौर पे अगर देखा जाए तो शाकाहारी हो गया, द्वितीयक हो गया मांसाहारी, तृतीय की बात करें तो सर्वाहारी, और अपघटक की बात करें तो जो कंकाल को खाने वाले जीव जंतु चाहे जो भी होते हैं वो अपघटक कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि नीचे देख रहे हैं, कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरित होता है, ठीक है। हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक की बात करें तो ऊर्जा केवल 10% स्थानांतरित होता है, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतिया की बात करते हैं, यानी पृथ्वी की गति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक रोटेशन के हिसाब से, एक रिवॉल्यूशन के हिसाब से। रोटेशन की बात करें यानी तो उसको कह सकते हैं घूर्णन या परिभ्रमण, और रिवॉल्यूशन की बात करें तो परिक्रमण होता है, दोनों में अंतर है। अब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की आकृति की बात करते हैं। तो पृथ्वी की जो आकृति है जियोड है, जियोड यानी चपटी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? चपटी है। जैसे कि नीचे आप देख रहे होंगे, मेरे पास तो बोर्ड उपलब्ध नहीं है, नहीं तो एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया जाता। जैसा एक पृथ्वी का नक्शा बनाया गया, मान लीजिए गोलाकार जो है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी हमारी एकदम सीधी नहीं है, एक लाइन खींचा हुआ है सीधी रेखा में, तो वो सीधी रेखा में पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी हमारी अपनी अक्ष पे थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है। तो जो टेढ़ा जो लाइन गया है वो पृथ्वी का लाइन गया है, जरा समझिएगा उसको ध्यान से। सबसे ऊपर वाला जो है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाला है साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर का हो गया हिस्सा, और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए एक चीज समझिएगा, पृथ्वी जो है हमारी 23.5 अक्षीय झुकाव पे है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी जो हमारी है 23.5 अक्षीय झुकाव पे है,
और पृथ्वी का जो टेढ़ी लाइन गया है आप देख रहे हैं, उस लाइन को हम कहते हैं प्रदीप्त रेखा। पृथ्वी का जो लाइन है वो है कौन सा, प्रदीप्त रेखा उसको कहते हैं। और साउथ पोल जो झुकी हुई है वो 66.5 डिग्री कक्षीय झुकाव पे झुकी हुई है। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ गए। चलिए हम आगे बात करते हैं, अब इसकी घूर्णन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, इसे प्राथमिक गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक गति कहते हैं। और इसका दिशा पश्चिम से पूर्व है। घूर्णन की बात करें सूर्य की, पृथ्वी की, तो इसकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व है। और यह पृथ्वी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कार्य करती है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कार्य करती है, विपरीत दिशा में। ठीक है, हमारा जो घड़ी का सुई क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कार्य करती है। और यह एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लेती है। यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना हमारी पृथ्वी, तो वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लेती है। अब परिणाम की बात करें तो दिन व रात का बनना घूर्णन का ही परिणाम है। पृथ्वी जो घूमती है उसी का परिणाम है कि दिन व रात बनता है। और अगर हम पूछा जाए अगर आपसे कि क्या होगा यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह पाएगा। ठीक है, जब पृथ्वी घूर्णन करना ही बंद कर दे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। ठीक है, अगला लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ कि पृथ्वी पर घूर्णन की गति सर्वाधिक कहां पर होगी। पूछा गया कि पृथ्वी पर घूर्णन की गति सर्वाधिक कहां पे होगी, सबसे ज्यादा कहां पे होगी, तो 0 डिग्री पे होगी। कहां पे, 0 डिग्री पे। अब हम बात करते हैं अगला, हमारे 7 महाद्वीप है। हमारे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। अब हम इसमें बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। एक क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से महाद्वीप की बात करते हैं। तो देखिए 7 महाद्वीप हो गए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो गया अंटार्कटिका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंटार्कटिका, और छठा हो गया यूरोप, और सातवां हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये महाद्वीप हो गए, क्षेत्रफल के हिसाब से बताया गया है। अब जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे उत्तरी अमेरिका, पांचवें पे दक्षिणी अमेरिका, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवां पे अंटार्कटिका। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि भारत एशिया महाद्वीप का देश है। भारत जो हमारा देश है वो एशिया महाद्वीप का देश है, और भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भारत जो है वो कौन से किसका हिस्सा है, तो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अगर हम बात करें, भारत सार्क का हिस्सा है। भारत क्या है, सार्क का हिस्सा है। सार्क कहने का मतलब हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया सार्क का, यानी दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका हिस्सा कौन है, भारत है। अब हम बात करते हैं पूर्वी एशिया में चलते हैं। तो पूर्वी एशिया में चाइना और जापान आता है। पूर्वी एशिया में कौन आता है, चाइना और जापान आता है। अब हम इंडिया में आते हैं और इंडिया की बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में 38 क्या है, राज्य हैं, और 8 यूटी है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। यानी दोनों को मिलाकर टोटल कितने हो गए, 36। ठीक है, इंडिया में यानी भारत में 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करें, क्षेत्रफल भारत की बात कर रहे हैं, भारत में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो हमारा सबसे पहले राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे तौर पे मध्य प्रदेश। अगर हम छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो गोवा हो गया। ठीक है, और गोवा किस नदी के किनारे है, वो मांडली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये मांडली नदी क्या है, ये दूध सागर जलप्रपात बनाती है। ठीक है, ये चीजें समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य
एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो कौन सा आ जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश आ जाता है। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो कौन सा आ जाता है, सिक्किम आ जाता है। ठीक है, और सिक्किम के एयरपोर्ट का यानी हवाई अड्डा का नाम अगर पूछा जाए तो पाक्योंग एयरपोर्ट हो गया। सिक्किम का जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, पाक्योंग एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर देखें केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्य हैं, पहले नंबर पे आ जाता है लद्दाख आ जाता है, जिसकी राजधानी की बात करें तो लेह हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे आ जाता है लक्षद्वीप, जिसे 1973 में नाम दिया गया लक्षद्वीप को। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो लक्षद्वीप हो गया। और भारत का दक्षिणम बिंदु, अगर बात करें भारत का दक्षिणम बिंदु की बात करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो 6 डिग्री 4 है, 6 डिग्री 4 है। और इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आगे लिखा हुआ है कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणम बिंदु 8 डिग्री 4 है। भारत का जो मुख्य भूभाग है, ठीक है, भारत का जो मुख्य भूभाग का दक्षिणम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए आपसे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 6 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 यानी ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे हम देखते हैं कुल अक्षांश रेखाएं की बात करते हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 है। और ध्रुवों को अगर केंद्र मानकर या बिंदु मानकर अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं कितने हो गए, 179 हो गया। ठीक है, अगर ध्रुव को केंद्र मानकर हम देखें, ध्रुवों को केंद्र मानकर, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितने हो जाएंगे, 179 हो जाएंगी। लेकिन कुल अक्षांश रेखाएं की बात करें तो 181 होती हैं। लेकिन ध्रुवों को अगर केंद्र मानकर पूछा जाए तो अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो ज्योग्राफी का क्लास था ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोग बात किए हैं किसके बारे में बात किए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी की गति या पृथ्वी के बारे में बात किए हैं। तो ये सब चीज़ें ना बिहार में जो बिहार शिक्षा की बहाली होने वाली है उस सब चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये थ्योरी की क्लास है, हम ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, मैं आपके एग्ज़ाम को एकदम 100% कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा तो निकलेगा। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं ना तो मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।